Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd August 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about glass ceiling effect. ये आर्टिकल एसे राइटिंग में जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी एज वेल एज जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है। करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले। तो फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने हाल फिलहाल में अपने एक स्पीच के दौरान कहा कि कैमेला हैरिस जो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से अब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, अभी वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं यूएस की, और अब जो अगला इलेक्शन होने वाला है उसमें वो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। उनके लिए हिलरी क्लिंटन ने शब्द इस्तेमाल किया कि सी विल ब्रेक, यानी कि हिलरी क्लिंटन सेज कि कैमेला हैरिस विल ब्रेक हाईएस्ट एंड हार्डेस्ट ग्लास सीलिंग। क्लिंटन ने इस शब्द का इस्तेमाल, हिलरी क्लिंटन ने इस शब्द का इस्तेमाल 2016 में भी किया था व्हेन सी लॉस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू डोनाल्ड ट्रंप। उस टाइम में उन्होंने कहा था, टू ऑल द वुमेन आई नो वी स्टिल not shattered that highest and hardest glass ceiling, but someday someone will, and hopefully sooner than we might think. तो हाल फिलहाल में ये ग्लास सीलिंग इफेक्ट या ग्लास सीलिंग फिनोमिना आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू विमेन, जिसका हाल फिलहाल में जिक्र भी किया हिलरी क्लिंटन ने। तो क्या है ये ग्लास सीलिंग इफेक्ट, उसको हम आज समझेंगे और फिर देखेंगे कि इसका आंसर राइटिंग में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, ग्लास मतलब समथिंग विच इज ट्रांसपेरेंट, दिखता नहीं है येट इट इज देयर। तो ग्लास सीलिंग मीन्स अ लिमिटेशन ओवर एन इंडिविजुअल्स प्रोग्रेस विच इज नॉट वेरी ऑब्वियस बट येट इट इज देयर। तो जब भी कहा जाएगा कि देयर इज ए ग्लास सीलिंग लिमिटेशन, मतलब एक ऐसा लिमिटेशन है आपके प्रोग्रेस के रास्ते में जो दिख नहीं रहा है, इनटेंजिबल है, येट इट इज देयर। इट इज नॉट सो ऑब्वियस बैरियर, yet it keeps someone from progressing, especially in professional field, despite being qualified to do so. अब ये जो ग्लास सीलिंग फिनोमिना है, इट इज स्पेशली यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन एंड दैट टू इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। क्या फिनोमिना है समझिए, इस इमेज की मदद से बेहतर समझ पाएंगे। दिस लेडी इज इक्वली competent, qualified as compared to other male counterparts of her office, of her organization. Yet to rise at the same level as compared to the male counterpart of her organization, she will have to face lot many hindrances as compared to the male counterparts. अपने जो मेल उनके कलीग्स हैं, उनका करियर प्रोग्रेशन ज़्यादा आसानी से हो जाता है as compared to the female। और इसके पीछे कोई ऐसा टेंजिबल फॉर्मल रूल नहीं है, रूल तो सबके लिए बराबर है, येट वीमेन फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोग्रेस इन देयर प्रोफेशनल करियर। और इसके पीछे कोई उनकी इनहेरेंट इंटरनल लिमिटेशन कारण नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं द पैट्रियार्कल माइंडसेट इज रेस्पॉन्सिबल। इस फिनोमिना को कहा गया है ग्लास सीलिंग। दिख नहीं रहा है, येट सी विल फेस अ हिंड्रेंस व्हेन शी ट्राइज टू एलिवेट हर करियर। तो इस ग्लास सीलिंग वर्ड का पहली बार इस्तेमाल किया था अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टेंट मार्लिन लोडेन ने इन 1978। तब से लेकर के ये टर्म अभी काफी प्रोमिनेंट हो रखा है एज फार एज the situation of a professional woman is concerned, as far as her career is concerned. This term got currency, gained currency in 1980, जब से women have started participating more and more in different economic fields that have been traditionally dominated by male. तब से ये टर्म ज़्यादा सिग्निफिकेंट हुआ है, ज़्यादा प्रोमिनेंटली इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फॉर्मर Chief Operating Officer of Facebook, Sheryl Sandberg, in her book Lean, wrote, तो ये सब अगर आप फैक्ट्स रट पाएं कि किस बुक में किसने क्या कहा, तो ऐसे राइटिंग आपका थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, किसी बुक का आप रेफरेंस दे पाए। इसीलिए मैं इस आर्टिकल में शेरिल सैंडबर्ग, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, फॉर्मर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फेसबुक का रेफरेंस दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि विमेन को अगर करियर में प्रोग्रेस करना है
प्रोफेशनल करियर में। तो सी नीड टू हैव हायर एम्बिशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सी ऑल्सो नीड्स टू ब्रिंग सम बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियरल चेंजेस लाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि सी विल हैव टू फाइट मेनी मोर चैलेंजेस, she will have to play a lot of or she will have to suffer a lot of psychological harassments at workplace। उसको इक्वली कॉम्पिटेंट कैपेबल होने के बाद भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, बट उसको अपने पोजीशन के लिए, अपने करियर प्रोग्रेशन के लिए फाइट करना होगा, एंड दैट बिहेवियरल चेंजेस सी हैज टू ब्रिंग इफ सी हैज टू प्रोग्रेस इन हर लाइफ। साथ ही साथ एक बिहेवियर नॉर्मलाइजेशन या चेंज लाने की जरूरत है इन द टॉप मोस्ट मैनेजमेंट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशंस विच हैज बीन ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड। तो ये है ग्लास सीलिंग फिनोमेना। ग्लास दिखता नहीं है, yet it is there, that limits progress of an individual, and glass ceiling phenomena is mostly used in context of women as far as their career progression is concerned, but sometimes this phenomena can be used also for members from so called lower caste, lower community। उनके खिलाफ भी कभी कभार डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनके लिए भी ग्लास सीलिंग फिनोमेना कभी कभार प्रोमिनेंट होता हुआ दिखता है। अभी जो ग्लास सीलिंग फिनोमेना है फॉर विमेन, दैट कैन बी ऑल्सो एसोसिएटेड विद द टर्म मदरहुड पेनाल्टी। मदरहुड पेनाल्टी का क्या मतलब होता है, पहले वो समझते हैं। इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस दैट अ वुमन हैज टू बियर बिकॉज ऑफ हर मदरहुड। होता क्या है नॉर्मली कि इफ अ वुमन बिकम्स मदर, तो अगर वो प्रोफेशनल करियरिस्ट भी है, वो कहीं जॉब भी कर रही है और वो अपने करियर को लेकर के एम्बिशियस है, तब भी उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको कोई सेंसिटिव या क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं दी जाएगी टू परफॉर्म, क्योंकि मैनेजमेंट को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि सिंस शी इज अ मदर सो शी वॉन्ट बी एबल टू डिवोट दैट मच ऑफ टाइम, एनर्जी एंड फोकस फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क। तो इसको लाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि आराम से 10 बजे आए, शाम को 4-5 बजे घर चली जाए, बीच में 1-2 बार क्रेस भी विजिट कर ले अपने बच्चे को मीट करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ दैट वुमन starts giving her some lighter responsibilities, but that has direct impact on her career progression since she has not taken up critical responsibilities that will in long run hamper her progress, professional rise। तो ये कहीं ना कहीं फिनोमिना लॉन्ग रन में उसके लिए हार्मफुल हो जाता है, उसके करियर के लिए हार्मफुल हो जाता है। इसी को कहा गया है मदरहुड पेनल्टी। तो ये मदरहुड पेनल्टी और ग्लास सीलिंग कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड है। टॉप मोस्ट मैनेजमेंट की पैट्रियार्कल थिंकिंग कभी कभार इन ऑर्डर टू हेल्प द वुमन, सपोर्ट द वुमन, या कभी कभार इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट हर राइज बिकॉज ऑफ बायस्ड थिंकिंग, प्रेजुडिस्ड थिंकिंग। दोनों ही केस में अ ग्लास सीलिंग फिनोमिना इज इन जनरल ऑब्जर्व। क्या कारण है कि भारत में कितने प्रधानमंत्री हुए, उसमें से कितनी फीमेल प्रधानमंत्री हुई? एक, इंदिरा गांधी जी। अमेरिका में कोई वीमेन राष्ट्रपति नहीं हुए। तो उसी को लेकर के हिलरी क्लिंटन जिक्र कर रही हैं, दिस इज हाईएस्ट एंड हार्डेस्ट ग्लास सीलिंग। व्हाट सी मेंट बाय दिस टर्म हाईएस्ट? अमेरिका का राष्ट्रपति बनना, प्रेसिडेंट बनना, इसको ब्रेक करने के लिए कहीं ना कहीं वीमेन हैव टू फाइट अ लॉट। इतने साल की हिस्ट्री में नो वीमेन प्रेसिडेंट। So this is a glass ceiling phenomena and this must be broken. It is highest and hardest glass ceiling that must be broken. ग्लास सीलिंग फिनोमेना के ऊपर ये मेंस में इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी में। मैंने हिंट्स भी दे रखा है, इफ नीडेड रीड द हिंट्स एंड देन आंसर इट। बेटर रहेगा बिना हिंट्स पढ़े आप आंसर करें और फिर आप हिंट्स के साथ अपने आंसर को कंपेयर करें। द नेक्स्ट आर्टिकल इज इम्पैक्ट मैग्मा ओशन थ्योरी फॉर मून फॉर्मेशन या ओरिजिन ऑफ मून, IMO थ्योरी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आज 23 अगस्त है। आज ही के दिन पिछले साल चंद्रयान 3 had successfully completed soft landing on the south pole of moon। और इसी कारण से 23 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि हमारा देश सेलिब्रेट करेगा नेशनल स्पेस डे। चंद्रयान 3 की अगर बात की जाए तो इस मिशन में 2 कंपोनेंट थे। लैंडर था
जिसका नाम था विक्रम, और उस लैंडर से एसोसिएटेड था रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान। रोवर का काम होगा कि मून सरफेस पे वो मूव करे और अलग अलग जगहों पे जा करके फिर वो डेटा कलेक्ट करे। अब अगर विक्रम के साथ बात की जाए क्या क्या पेलोड्स कनेक्टेड थे, तो पेलोड विक्रम के साथ कनेक्टेड है रामभा। रामभा का काम होगा एटमॉस्फेयर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको स्टडी करनी। लैंडर विक्रम के साथ एसोसिएटेड है चैस्ट, जिसका काम होगा मून सरफेस के थर्मल प्रॉपर्टी को यानी कि टेम्परेचर को एसेस करना, उससे रिलेटेड डेटा अर्थ पे वापस भेजना। तो विक्रम के साथ ये दो पेलोड्स हैं, रामभा एंड चास्ट, जबकि वही रोवर प्रज्ञान के साथ दो इंपॉर्टेंट पेलोड्स हैं। वैसे तो और भी पेलोड्स हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट वाले बताए गए हैं। एक है लिब्स। लिब्स का काम होगा कि कोई भी मिनरल है मून सरफेस के ऊपर तो उसका एनालिसिस करके वो केमिकल कंपोजिशन हमें उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन अर्थ सरफेस पर भेजेगा, ये काम होगा लिब्स का। और प्रज्ञान के साथ एक और इंपॉर्टेंट पेलोड कनेक्टेड है जिसका नाम है एपेक्स, APXS। इसका काम होगा कि मून सरफेस पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को सर्च करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो आप कह सकते हैं कि एपेक्स चलता फिरता केमिकल लैब है। इट्स अ काइंड ऑफ मूविंग mobile chemical lab. Apex is a mobile chemical lab which is attached with Pragyan rover which is moving on the moon surface. अब करंट न्यूज पे आते हैं। चंद्रयान 3 का एपेक्स जो पेलोड है उसने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें रिले किया है ऑन द अर्थ। हमारे साइंटिस्ट ने एपेक्स द्वारा कलेक्ट किए गए इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये कंक्लूड किया है कि मून अपने अर्ली फेज में जब ये बना था, इन इट्स अर्लीस्ट डेज, मून वाज अ बिग मैग्मा ओशन। मैग्मा आप समझते हैं, अर्थ का इंटीरियर आपने जरूर पढ़ा होगा। मैग्मा, मोल्टेन रॉक्स एंड मिनरल्स आर मैग्मा। तो जब मून बना था तो इट वाज अ बिग मैग्मा लाइक ओशन। चारों तरफ से ये बस बड़ा सा सेमी मोल्टेन मैग्मा से बना हुआ एंटिटी था। धीरे धीरे ये सॉलिडिफाई हुआ। तो एपेक्स ने जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन भेजा है हमें, उसके बेसिस पे ये अब कंक्लूड किया जा सकता है कि मून इन इट्स अर्लीस्ट डेज वाज लाइक अ बिग मैग्मा ओशन। अब ये बिग मैग्मा ओशन का जो इंफॉर्मेशन भेजा गया है, इसको अगर हम ध्यान से सोचें तो हमें पता चलेगा कि इट इज सपोर्टिंग द थ्योरी which is named as impact magma ocean theory given with respect to origin of the moon। तो एक बार फिर से समझते हैं क्या है impact magma ocean theory। इस थ्योरी के हिसाब से देखिए, मून कैसे बना, अर्थ कैसे बना, इसको लेकर के ऐसे डायरेक्ट एविडेंसेस तो फाइंड कर पाना कठिन है। तो फिर थ्योरी दी जाती है कि हमारे हिसाब से ये बेस्ट पॉसिबल हो सकता है आइडिया, ये बेस्ट पॉसिबल केस हो सकता है जिस हिसाब से मून बना हो या अर्थ बना हो। तो इसी को कहा जाता है थ्योरीज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ डिफरेंट सेलेसियल बॉडीज इंक्लूडिंग मून। आप इसको लेकर के सीधा सीधा साइंटिफिक एविडेंस प्रूव कर पाना कि ये कैसे बना है, ये दे पाना थोड़ा कठिन है। तो मून कैसे क्रिएट हुआ है, कैसे उसकी ओरिजिन हुई है, उसको लेकर के एक थ्योरी है जिसका नाम है इम्पैक्ट मैग्मा ओशन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से हमारे अर्थ से एक बड़ा सा एस्टेरॉयड या कोई प्लैनेटेसिमल मतलब होता है प्लैनेट लाइक बॉडी, तो प्लैनेटेसिमल यानी कि स्मॉल प्लैनेट लाइक बॉडी या बड़ा सा एस्टेरॉयड, कुछ तो एक ऐसा चीज था जो हमारे अर्थ से टकराया, इंपैक्ट हुआ उसका अर्थ के साथ, और अर्थ से टकराने के बाद वो एस्टेरॉयड भी पूरी तरीके से बिखर गया। साथ ही साथ अर्थ का मैग्मा भी बहुत सारा रिलीज हो गया। अर्थ के अंदर भी तो मोल्टेन मैग्मा है, आज भी है अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो काफी सारा मैग्मा रिलीज हो गया। तो यहाँ आप जो रेड कलर से डॉट्स देख रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स अर्थ डिराइव्ड मोल्टेन मटेरियल या मोल्टेन मैग्मा, जबकि ब्लू डॉट्स जो है इस इमेज में वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो एस्टेरॉयड टकराया था उसके छोटे छोटे टुकड़े। और ये ब्लू एंड रेड डॉट्स कलेक्टिवली फिर अर्थ से सेपरेट हो गए और अलग हट करके ये मून बन गए। तो स्टार्टिंग के दिनों में वो
पूरा पूरा मोल्टेन मैग्मा फॉर्मेट में था, जिसको कहा गया magma ocean. So moon in the earliest phase was in form of magma ocean, but over a period of time it got solidified, and now it is in the current state where it is a solid planet like body. Not exactly a planet, it is moon, but solid celestial body. तो ये थ्योरी है इम्पैक्ट मैग्मा ओशन थ्योरी, ये दी गई है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ मून. अब जब हमारा एपेक्स जो चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर से कनेक्टेड पेलोड था, उसने हमें इंफॉर्मेशन शेयर किया है. उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें ये बात पता लगती है कि कभी ना कभी मून वाज हैविंग अ लॉट ऑफ मोल्टेन मैग्मा. तो इससे ये बात जो थ्योरी है इम्पैक्ट मैग्मा ओशन थ्योरी, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा जस्टिफाइड होती हुई दिखती है. जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. पिछले साल चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाया. लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान, प्रज्ञान से कनेक्टेड एक इंपॉर्टेंट पेलोड एपेक्स, एपेक्स ने एक इंपॉर्टेंट डेटा भेजा है अर्थ सरफेस पे, जिसके मदद से पता लगता है कि मून कभी ना कभी एक लार्ज मैग्मा ओशन के फॉर्म में था. और इससे जो मून की ओरिजिन को लेकर के एक थ्योरी है, सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी इम्पैक्ट मैग्मा ओशन थ्योरी, जो कहता है कि मून वाज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ एन इम्पैक्ट ऑफ अ लार्ज एस्टेरॉयड विथ अर्थ सरफेस. ये थ्योरी को और ज्यादा सपोर्ट मिलता है बिकॉज ऑफ द डेटा सेंट बाय एपेक्स ऑन द अर्थ सरफेस. इस डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about ongoing space missions of ISRO, and it also talks about future missions that ISRO is willing to take up, future roadmap. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. तो आज है नेशनल स्पेस डे. इसी ओकेजन पे द हिंदू में ये आर्टिकल आया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिशंस हाल फिलहाल में हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने कंप्लीट किए हैं और भविष्य में क्या क्या हमारे टारगेट्स हैं. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन वाज आदित्य L1. आदित्य L1 आप कह सकते हैं कि सन ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, जिसको लैग्रेंज पॉइंट 1 पे एस्टैब्लिश किया गया है. देखिए क्या होता है लैग्रेंज पॉइंट. लैग्रेंज पॉइंट दो प्लैनेट्स के बीच में ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे ग्रेविटी का इम्पैक्ट लगभग नलीफाई हो जाए, क्योंकि दो प्लैनेट्स अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऐसे पॉइंट्स कुछ बन सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी होती है जहां पे ग्रेविटी का इम्पैक्ट एक दूसरे को काउंटर एक्ट कर दे, नलीफाई कर दे. तो अर्थ और सन के बीच में ऐसे 5 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको कहा गया है लैग्रेंज पॉइंट्स. उसमें से सबसे जो एफिशिएंट लैग्रेंज पॉइंट है वो है लैग्रेंज पॉइंट 1, अर्थ और सन के बीच में. ऐसे पॉइंट जहां पे अगर हम किसी स्पेसक्राफ्ट को रख दें तो उस पे ओवरऑल ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ सन एंड अर्थ एक काउंटर एक्ट कर जाता है और फिर उसको वहां पे बने रहना आसान हो जाता है विथ वेरी फ्यू फ्यूल कंजम्पशन, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल तो हो नहीं रहा है. तो आदित्य L1 में जो L1 शब्द है वो इस लैग्रेंज पॉइंट 1 को रिफ्लेक्ट करता है, और आदित्य L1 को सेंड किया गया फ्रॉम द अर्थ सरफेस लास्ट ईयर इन मंथ ऑफ सितंबर. आफ्टर अबाउट 127 days जर्नी on 6th January 2024 it was placed at the Lagrange point 1 in the orbit. तो जैसे जैसे अर्थ घूमता रहेगा ये आदित्य L1 भी घूमता रहेगा, तो इसको भी अपने ऑर्बिट में स्टैब्लिश कर दिया गया on 6th January. और अब ये लगभग 5 साल तक, अगले 5 साल तक सन को ऑब्जर्व करता रहेगा. सन से निकलने वाले जो मैग्नेटिक सोलर इमिशंस हैं, सोलर स्टॉर्म्स हैं, उनको ऑब्जर्व करेगा और अर्थ पे डेटा भेजेगा, जिससे हमें पूरे सोलर सिस्टम के ओरिजिन को समझने में आसानी होगी. उसके अलावा गगनयान डेमोन्स्ट्रेशन, टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड. सबसे पहले समझ लेते हैं गगनयान मिशन है क्या. ये इसरो की अपकमिंग मिशन है, गगनयान मिशन, जिसके अंतर्गत इसरो इज प्लानिंग to send 4 astronauts, 4 Indian astronauts in lower Earth orbit. अर्थ के अराउंड लगभग 300 से 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक मॉड्यूल भेजा जाएगा. मॉड्यूल जिसके अंदर हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करेंगे फॉर अबाउट 5 to 7 days एंड देन दे विल अगेन कम बैक ऑन द अर्थ सरफेस. ये है इसरो का
गगनयान मिशन। गगनयान मिशन उम्मीद है कि इस साल दिसंबर तक इंप्लीमेंट हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। बट गगनयान मिशन को लॉन्च करने से पहले कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करना जरूरी है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है कि किसी रॉकेट के साथ हम एक ऑर्बिटल को भेजते हैं स्पेस में, तो वो ऑर्बिटल को सेफ तरीके से रिकवर किया जा सके, जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं। तो अगर कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो एस्ट्रोनॉट्स की जान को भी खतरा है। इसलिए सीधा सीधा गगनयान मिशन भेजने से पहले हमें काफी सारे टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस करने होंगे। तो गगनयान मिशन का टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया इन अक्टूबर 2023, जहां पे एक रॉकेट की मदद से एक ऑर्बिटल को भेजा गया इन द हायर एटमॉस्फेयर, और वहां से फिर उस रॉकेट से ऑर्बिटल को सेपरेट करके और उसको कंट्रोल्ड तरीके से उसकी स्प्लैश डाउन कराई गई ऑन बे ऑफ बंगाल। देखिए, यहां से रॉकेट की मदद से गया, फिर ये ऑर्बिटल सेपरेट हो गया, और सेपरेट होकर के कंट्रोल्ड तरीके से, ये नहीं अनकंट्रोल्ड तरीके से आकर के गिरेगा तो फिर ह्यूज थ्रस्ट होगा, ह्यूज इंपैक्ट होगा, दैट ऑल्सो कुड बी डेंजरस फॉर द लाइफ ऑफ आवर एस्ट्रोनॉट्स। सो कंट्रोल्ड तरीके से बे ऑफ बंगाल में लैंड कराया गया, और फिर वहां से हमारे एस्ट्रोनॉट्स को रिकवर किया गया सेफली विथ हेल्प ऑफ इंडियन नेवी वेसल INS शक्ति। तो इस तरीके से जो टेस्ट व्हीकल है गगनयान मिशन के लिए, दैट वाज सक्सेसफुली टेस्टेड लास्ट ईयर। तो ये सब आप कह सकते हैं कि तैयारियां चल रही हैं आने वाले मिशन के लिए। इस साल दिसंबर तक आप देख सकते हैं सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ गगनयान मिशन। इसके अलावा एक्सपोसैट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन 1 जनवरी दिस ईयर ओनली। देखिए, एक्सपोसैट में जो एक्स वर्ड है दैट स्टैंड्स फॉर एक्सरे, एंड PO स्टैंड्स फॉर पोलराइजेशन, एंड सैट स्टैंड्स फॉर सैटेलाइट। तो एक्सरे पोलराइजेशन सैटेलाइट। पोलराइजेशन वर्ड पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, लाइट क्या होता है, या कोई भी इस तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब क्या होते हैं? दे आर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएटिंग इन कंटिन्यूअस मैनर। लाइट भी एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करते रहते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये हो गया जैसे अनपोलराइज्ड लाइट या अनपोलराइज्ड एक्सरे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इसको एक पोलराइजर के थ्रू पास कराया जाए तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लक्चुएट करेंगे। अनपोलराइज्ड लाइट व्हाइल मूविंग वाया अ पोलराइजर कैन बिकम अ पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट को बेहतर तरीके से स्टडी किया जा सकता है, समझा जा सकता है, और उसके मदद से फिर ओरिजिन ऑफ दिस लाइट को भी समझा जा सकता है। तो यही काम करेगा एक्सपोसैट। एक्सरे जो कॉस्मिक वेव्स के अंदर जो यूनिवर्स में अलग अलग तरह के एक्सरेज हैं, उनको पहले ये पोलराइज करेगा और फिर पोलराइज करके स्टडी करेगा, क्योंकि पोलराइज लाइट को स्टडी करके उससे रिलेटेड डेटा निकालना आसान है। एक्सपोसैट एक ऐसा सैटेलाइट है जो 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया, जिसका काम होगा कि कॉस्मिक एक्सरेज को पहले पोलराइज करे, यानी कि 1 डायमेंशनल उसके फ्लक्चुएशन को ले आए, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को, और फिर उसको स्टडी करके, ऑब्जर्व करके इंफॉर्मेशन हमारे अर्थ सरफेस पे भेजे। पोलराइज्ड एक्सरेज को स्टडी करके, एंड दैट एक्सरेज दैट बिलोंग्स टू कॉस्मिक सोर्सेज, अलग अलग यूनिवर्स के एंटिटी से जो एक्सरेज निकल रहे हैं, उनका पोलराइज्ड वर्जन को स्टडी करके वी कैन हैव बेटर आइडिया अबाउट origin of universe and different segments of universe like dark energy, dark matter and all. Reusable launch vehicle test demonstration. तो हमने अलग अलग तरह के लॉन्च व्हीकल्स के बारे में लास्ट सैटरडे को पढ़ा था, SLV, PSLV, GSLV। तो इन सब में होता क्या है कि सैटेलाइट जाता है, सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग लॉन्च व्हीकल भी कहते हैं। तो सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए जो रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है या लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है, वो लॉन्च व्हीकल उस सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में छोड़ने के बाद पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो 1 टाइम यूज लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल हुआ, जस्ट फॉर 1 टाइम। ये गया सैटेलाइट को अपने ऊपर लोड करके, ये लॉन्च व्हीकल या रॉकेट ये चला और स्पेस में गया, सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में छोड़ा और फिर डिस्ट्रॉय हो गया। तो इससे सोचिए वेस्टेज कितना हो रहा है। और दूसरा, स्पेस के अंदर डेब्रिस
के केसेस भी बढ़ रहे हैं, स्पेस जंक के केसेस भी बढ़ रहे हैं, विच कुड बी ए चैलेंज इन फ्यूचर। तो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए एक नई तरीके की लॉन्च व्हीकल डेवलप करने की कोशिश कर रहा है इसरो, जिसका नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसमें सैटेलाइट को भेजा तो जाएगा स्पेस में विथ हेल्प ऑफ द रॉकेट। ये जो रॉकेट या लॉन्च व्हीकल है, ये सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के बाद वापस से अर्थ पे आ जाएगा और इसका दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकेगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अभी इसका बस टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, मतलब अभी ये डेवलपमेंट फेज में है, पूरी तरह से अभी इसको डेवलप नहीं किया जा सका है। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें 3 टेस्ट्स कराए जा चुके हैं अभी तक, और जो तीसरा और आखिरी टेस्ट था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का, वो सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया इन जून 2024 बाय इसरो। मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर भी किया था कि कैसे पुष्पक नाम के एक विंग्ड व्हीकल को रिलीज किया गया फ्रॉम चिनूक हेलीकॉप्टर ऑफ इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम द एल्टीट्यूड ऑफ 4.5 किलोमीटर। तो 4.5 किलोमीटर की हाइट से इसको रिलीज कर दिया गया और इसकी जो सॉफ्ट कंट्रोल्ड लैंडिंग कराई गई, दैट टेक्नोलॉजी इज क्रिटिकल एज फार एज दिस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इज कंसर्न्ड, कि ये स्पेस में जाएगा और वहां से फिर कंट्रोल्ड तरीके से वापस अर्थ सरफेस पे आएगा। इसके लिए जो कंट्रोल्ड लैंडिंग वाला टेक्नोलॉजी है, उसको टेस्ट किया गया सक्सेसफुली इन द मंथ ऑफ जून बाय इसरो। तो इसको दूसरे तरीके से, दूसरा प्रोटोटाइप में इसको टेस्ट किया गया, जहां पे एक पुष्पक नाम के एयरक्राफ्ट को सॉफ्ट तरीके से, कंट्रोल तरीके से लैंड कराया गया while it was released from a Chinook helicopter of Indian Air Force. तो this was done successfully. आप कह सकते हैं कि ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड है एयरक्राफ्ट्स और रॉकेट का। रॉकेट जाता है स्पेस में, ऑर्बिट में सैटेलाइट को छोड़ने के बाद वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। एयरक्राफ्ट कैसे हैं, एरोप्लेन्स, वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वापस से अर्थ सरफेस पे लैंड होते हैं। अब एयरक्राफ्ट जो है वो काफ़ी हाइट तक नहीं जा सकते हैं, आउटर स्पेस में नहीं जा सकते। रॉकेट जो है वो सेफली दोबारा लैंड नहीं होता। दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर बना दिया गया, हाइब्रिड को बना दिया गया, तो स्पेस में भी जाएगा और सेफली लैंड भी होगा। तो दैट इज वाई RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कैन बी कंसिडर्ड एज ए काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, जैसे कि एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स। उसको सक्सेसफुली, उसका तीसरा सक्सेसफुल टेस्ट कर चुका है इसरो हाल फिलहाल में। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मॉडर्न टाइम के जो कॉमर्शियल लॉन्च व्हीकल्स होंगे, जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में काम आएंगे, उसका भी सक्सेसफुल टेस्ट किया इसरो ने। पिछले वीक ही हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था, तो इसको आज यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट सैटरडे ही डिस्कस किया था। उसके अलावा इसरो के कुछ फ्यूचर रोड मैप्स, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो हमारे इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ साहब ने अनाउंस किया है कि बाय 2047, यानी कि हमारी आज़ादी के 100 साल जब तक पूरे होंगे, तब तक इसरो के कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिशंस इंप्लीमेंट किए जा चुके होंगे। तो इसरो इज लुकिंग फॉरवर्ड टू लैंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स ऑन मून सरफेस बाय 2040। उसके अलावा वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ हैबिटेशन ऑन मून। बिल्डिंग मून हैबिटेशन मतलब लॉन्ग टर्म सेटलमेंट, लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस ऑन मून सरफेस, सो दैट वी कुड कंडक्ट मोर एंड मोर एक्सपेरिमेंट्स ऑन मून। तो ये सब आने वाले मिशंस हैं। उसके अलावा इसरो इज ऑल्सो प्लानिंग फॉर ए काइंड ऑफ न्यू टाइप ऑफ लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम होगा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, NGLV। ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल होगा, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन वो होते हैं जो वेरी लो टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस पे भी काम कर सकते हैं, एंड विच कैन हैंडल फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in liquefied format. Oxygen is a kind of oxidizer, not fuel. Hydrogen is a fuel. तो इनको अगर बहुत लो टेम्परेचर पे रखा गया -182 डिग्री सेल्सियस पर, देन दे कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म। और ऐसे फ्यूल्स को हैंडल करने वाले जो इंजन्स होते हैं वो होते हैं क्रायोजेनिक इंजन्स। तो GSLV हैज क्रायोजेनिक इंजन दैट वी डिस्कस्ड लास्ट वीक ओनली। तो NGLV डेवलप किया जाएगा, जिसमें एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन होगा, लिक्विड इंजन होगा और एक क्रायोजेनिक इंजन होगा। और एक बार NGLV जब डेवलप हो जाएगा तो GSLV विल बी डिसकंटिन्यूड, क्योंकि मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि GSLV का सक्सेस रेशियो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू PSLV, एंड दैट इज व्हाई GSLV हैज बीन नेम्ड नॉटी बॉय बाय इसरो। तो GSLV के सक्सेस रेशियो को देखते हुए, जो लोअर साइड पे है, इसरो इज प्लानिंग टू हैव अ बेटर वर्जन ऑफ GSLV, जिसका नाम होगा NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। उसके अलावा इसरो इज ऑल्सो प्लानिंग टू हैव इट्स ओन
स्पेस स्टेशन जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहां सुनीता विलियम्स अभी फंसी हुई हैं, वो भी हम लोग किसी दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखेंगे, राइट। भारत अपना खुद का इसरो अपना खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप करना चाहता है विद द नेम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about fixed dose combination. This topic is again important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. क्या होता है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन? देखिए, दो या दो से ज्यादा दवाइयां एक साथ मिला करके अगर एक दवाई बना दी जाए जो मल्टीपल रोल प्ले कर पाए, मल्टीपल थ्योरेपेटिक इफेक्ट डिस्प्ले कर पाए, इस तरह की दवाई को कहा जाता है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, एंटी एलर्जिक मेडिसिन को नेजल डीकंजेस्टेंट्स के साथ मिला दिया गया, या फिर माइग्रेन मेडिसिन को कंबाइन कर दिया गया एलोवेरा के साथ। तो अलग अलग दवाइयों को मिला करके अगर एक फाइनल टैबलेट या मेडिसिन बना दिया गया तो उस मेडिसिन को कहा जाएगा फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के कुछ फायदे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो दवाइयां हमें लेनी होती हैं, नंबर ऑफ मेडिसिन कुड बी रिड्यूस्ड डाउन। इससे कैसा रहता है कि कॉम्प्लायंस बेहतर हो जाता है। नहीं तो कॉम्प्लायंस बेहतर होने का मतलब जो दवाई टाइम पे लेनी है हम ले पाते हैं, नहीं तो एक टाइम में आपको 10 दवाइयां लेनी है, पता चला तो एक दो दवाई आप मिस कर जाएंगे लेना, भूल जाएंगे लेना, तो कॉम्प्लायंस विल बी लो, उसका नेगेटिव या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो एक फायदा तो है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का कि इट इंप्रूव्स कॉम्प्लायंस। दूसरा, कुछ कुछ केसेस में इट ऑल्सो शोज इनहैंस्ड थ्योरेपेटिक इफेक्ट, आउटकम जो है और बेहतर भी हो जाता है कुछ कुछ केसेस में। लेकिन इश्यूज भी हैं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इट इज समटाइम्स यूज्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू अवॉइड ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो क्या है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, कुछ ऐसी दवाइयां जो बहुत जरूरी हैं अलग अलग बीमारियों के लिए, बट काफी महंगी बिकती हैं बाजारों में बिकॉज ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज ट्राइंग टू मेक एक्सेसिव प्रॉफिट आउट ऑफ इट। ऐसी दवाइयों को हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो डिक्लेयर कर देती है एसेंशियल मेडिसिन। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिक्लेयर्स नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन कि ये दवाइयां जो हैं एसेंशियल मेडिसिन में आएंगी। अब जैसे ही किसी दवाई को डिक्लेयर कर दिया गया नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंदर, तो अब उस दवाई का क्या प्राइस होगा, दैट कुड बी रेस्ट्रिक्टेड, दैट कुड बी रेगुलेटेड। और वो रेगुलेशन करता है हमारे देश की दूसरी एजेंसी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो भारत सरकार ने बनाया है, NPPA। तो मान लीजिए कि कोई दवाई है, मान लीजिए पैरासीटामोल, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, तो उसको अगर NLEM में डाल दिया गया तो डालने का काम कौन करेगा? NLEM के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एक बार जब NLEM के अंदर आ गया वो दवाई, तो फिर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी विल रेगुलेट इट्स प्राइस बाय रिलीजिंग एन ऑर्डर जिसका नाम होता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, कि इसका दाम 30 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अभी कंपनियां क्या करती हैं, इस दवाई को डाल दिया गया है मान लीजिए NLEM में, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में, जिस कारण से इसका प्राइस जो है वो फिक्स्ड हो गया, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, सीलिंग लिमिट डाल दिया गया है। तो कंपनियां इस दवाई को किसी और दवाई के साथ मिक्स कर देती हैं, चाहे उससे कुछ फायदा हो या ना हो, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन बना करके, और एक नई दवाई ला देते हैं और फिर अपने मर्जी से प्राइसिंग करते हैं। तो कभी कभार जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन है, rather than having a goal of increased therapeutic effect, it is found to be an approach to avoid drug price control order. That is one concern with respect to fixed dose combination. दूसरा, कभी कभार rather than increased efficacy, we find कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के कारण एफिकेसी घट जाता है और टॉक्सिक एलिमेंट्स भी कभी कभार आ जाते हैं बिकॉज ऑफ FDC। कभी कभार कॉस्ट ऑल्सो बिकम्स हायर कॉस्ट ऑफ ड्रग्स। कॉम्बिनेशन समटाइम्स आर वेरी नॉनसेंसिकल, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को मिला दिया विटामिन के साथ, विटामिन को कंबाइन कर दिया विथ एनाल्जेसिक्स के साथ, तो ये नॉनसेंसिकल कॉम्बिनेशंस भी होता है। और बहुत बार फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के कारण द प्रॉब्लम ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो सी। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अपने आप में एक मेजर कंसर्न है, हमने इसको कई दफा डिस्कस किया है और न्यूज़पेपर एनालिसिस में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जिसमें एक पेशेंट के अंदर दवाइयों को लेकर के एक तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, उसके अंदर माइक्रोब्स इस लेवल में इवॉल्व हो जाते हैं,
पैथोजेंस, बैक्टीरियाज, वायरस इस तरह से इवॉल्व हो जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के एंटीबायोटिक्स उस पर काम ही नहीं करते। ऐसे सिचुएशन में कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण होता है इम्प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन। तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के कारण एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये सब कारणों से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पे बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट नजर रखती है। और उसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है, 156 टाइप्स ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के ऊपर बैन लगाया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, कॉलिंग इट इरेशनल। कोई इसका सेंस नहीं है, नो थ्योरेपेटिक जस्टिफिकेशन, रादर इनका हेल्थ रिस्क है। ये ध्यान में रखते हुए 156 तरह के एफडीसीज को बैन किया है। द न्यूज इज लेस इंपॉर्टेंट but the concept of FDC is more important and the issues that may arise out of FDC is more important. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इनकम टैक्स से संबंधित जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, तीसरा गलत है क्योंकि इनकम टैक्स डे इज ऑन 24 जुलाई। हेरिटेज ब्लॉक से संबंधित तीनों स्टेटमेंट सही हैं। एंड अगेन बंगाल स्लो लोरिस से रिलेटेड third statement is wrong because the Bengal slow loris is nocturnal, not diurnal. So correct answer would be 1 and 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.